अभिवादन। आज हम एक बहुत ही गंभीर विषय पर बात कर रहे हैं। अगस्त-सितंबर 2025 में जो भारतीय और पाकिस्तानी पंजाब में विनाशकारी बाढ़ आई है, ये कोई मामूली खबर नहीं है। इसे कई दशकों में, शायद 1988 के बाद, सबसे भयानक बाढ़ में गिना जा रहा है। जी बिल्कुल, स्थिति काफी गंभीर रही है। हमारे पास इस पर जानकारी के कई स्रोत हैं। विकिपीडिया के लेख हैं, बीबीसी, रॉयटर्स, गार्डियन जैसी न्यूज एजेंसीज की रिपोर्ट्स हैं। हाँ, और संयुक्त राष्ट्र की जो मानवीय सहायता एजेंसी है ओचा, उसकी भी ताज़ा जानकारी हमारे पास है। और कुछ राजनीतिक बयानबाजी भी है। और हाँ, शहरी बाढ़ प्रबंधन पर एक दिलचस्प विश्लेषण भी है। सही। तो हमारा मकसद क्या है? हम इन सभी स्रोतों से, मतलब जो खास बातें हैं, वो निकालना चाहते हैं। जैसे कि बाढ़ का पैमाना क्या था, कारण क्या थे, दोनों तरफ असर कैसा रहा, लोगों पर, जमीन पर, राहत कार्य कैसे चल रहे हैं, और इससे जुड़े जो बड़े मुद्दे हैं उन पर भी बात करेंगे। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं इसको समझना। तो सबसे पहले बाढ़ का पैमाना और कारण भारतीय पंजाब से शुरू करते हैं। अगस्त 2025 की बाढ़, जैसा हमने कहा, 1988 के बाद सबसे भीषण। ऐसा क्यों हुआ, क्या वजह रही? देखिए, मुख्य वजह तो थी असामान्य रूप से बहुत भारी मानसूनी बारिश, खासकर जो ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र हैं, मतलब हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, वहाँ। अच्छा। साथ में बादल फटने की भी कुछ घटनाएं हुई और पानी इतना ज्यादा हो गया कि कई बड़े बांधों से जैसे पौंग, रंजीत सागर और भाखड़ा, इनसे अतिरिक्त पानी छोड़ना पड़ा। और इस छोड़े हुए पानी ने रावी, ब्यास, सतलुज, इन नदियों के किनारे जो जिले बसे हैं, वहां बाढ़ की हालत बहुत गंभीर कर दी। तो ये कॉम्बिनेशन था, भारी बारिश और फिर बांधों से पानी छोड़ना। जी बिल्कुल। और क्या यही स्थिति सीमा पार पाकिस्तानी पंजाब में भी थी? बिल्कुल वैसी ही। वहां भी 20 अगस्त 2025 से बाढ़ का कहर जारी है और इसे भी वहां 1988 के बाद की सबसे भयानक बाढ़ ही माना जा रहा है। अच्छा। कारण यहां भी लगभग वही है, तेज मानसून बारिश और बांधों से पानी छोड़ा जाना। पर यहाँ एक सीमा पार वाला एंगल भी जुड़ता है। वो क्या? जो पाकिस्तानी स्रोत हैं, जैसे वहाँ का विकिपीडिया पेज है या डॉन अखबार की रिपोर्टें, उनमें भारत द्वारा कश्मीर में बांध के फाटक खोलने का जिक्र है। इससे वहाँ रावी, सतलुज और चिनाब नदियों में आई बाढ़ का एक बड़ा कारण, ये मतलब उसे बढ़ाने वाला फैक्टर बताया गया है। अच्छा, तो ये आरोप भी हैं? हाँ, ये दावे हैं, हम तो बस रिपोर्ट कर रहे हैं जैसा स्रोतों में लिखा है। ये बात दिलचस्प है कि दोनों तरफ 1988 का जिक्र बार बार आ रहा है। हाँ। इसका कोई खास मतलब है? हाँ, ये तुलना एक तरह से हमें बाढ़ की भयावहता का अंदाजा देती है और ये सवाल भी उठाती है कि क्या 1988 के बाद से हमारी जो बाढ़ चेतावनी प्रणालियां हैं या नदी प्रबंधन है, उसमें मतलब पर्याप्त सुधार हुआ भी है या नहीं? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि बढ़ते शहरीकरण और जलवायु परिवर्तन ने हालात को और ज्यादा पेचीदा बना दिया है? सही बात है। वैसे विकिपीडिया पर इन दोनों घटनाओं पर जो अलग-अलग लेख थे, उनको मिलाकर एक जॉइंट आर्टिकल 2025 भारत-पाकिस्तान बाढ़ बनाने का सुझाव भी दिया गया है। अच्छा। हाँ, ये दिखाता है कि ये घटनाएं कितनी आपस में जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल। अब जरा इसके असर पर आते हैं। भारतीय पंजाब की बात करें पहले, क्या स्थिति रही वहां? स्रोत बताते हैं कि 23 से ज्यादा जिलों के लगभग 1400 गांव प्रभावित हुए। 1400 गांव? हाँ, गुरदासपुर, अमृतसर, फिरोजपुर जैसे जिले सबसे ज्यादा प्रभावित थे। और दुखद बात यह कि 30 से ज्यादा लोगों की जान भी चली गई और करीब 3.5 लाख लोग सीधे तौर पर प्रभावित हुए। 3.5 लाख? हाँ। और खेती पर भी तो बहुत बुरा असर पड़ा होगा। हाँ बिल्कुल। अनुमान है कि लगभग 3.7 लाख एकड़ जमीन पानी में डूब गई। कुछ स्रोत इसे 3 लाख एकड़ या 61,000 हेक्टेयर से ज्यादा भी बता रहे हैं। बाप रे। बहुत बड़ी संख्या में लोगों को घर छोड़ना पड़ा, सड़कें, पुल, मतलब जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको नुकसान पहुंचा और स्कूलों को भी कई दिनों तक बंद रखना पड़ा। वो ये कि भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, हाँ, रावी नदी के पास करीब 30 किलोमीटर लंबी जो बाढ़ है वो क्षतिग्रस्त हो गई। अच्छा, बॉर्डर फेंसिंग। और करतालपुर कॉरिडोर के पास बीएसएफ की एक चौकी पानी में डूब गई। जवानों को पास के डेरा बाबा नानक गुरुद्वारे में शरण लेनी पड़ी, अस्थायी रूप से। ओह, तो ये दिखाता है कि बाढ़ का असर कितना फैला हुआ था। सीमा सुरक्षा तक पर असर पड़ा। बिल्कुल। और अगर हम अब सीमा पार देखें पाकिस्तानी पंजाब में, तो वहां स्थिति शायद और भी चिंताजनक बताई गई है। कुछ शुरुआती रिपोर्टों में तो 8,400 से ज्यादा गांवों के प्रभावित होने की बात कही गई थी।
8400। हाँ, हालांकि जो संयुक्त राष्ट्र की ओचा रिपोर्ट है वो करीब 4000 गांवों के पानी में डूबने की पुष्टि करती है। ये अंतर तो अक्सर होता है शुरुआती रिपोर्टिंग और बाद के आकलन में। जी। और वहाँ जानमाल का नुकसान कितना बताया जा रहा है? बीबीसी के अनुसार वहां 66 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। प्रभावित लोगों की संख्या तो बहुत ही ज्यादा है। अरब न्यूज का एक स्रोत इसे 51 लाख तक बताता है। 51 लाख? हाँ, ये बहुत बड़ी संख्या है। विस्थापितों की संख्या को लेकर भी अलग-अलग आंकड़े हैं। शायद आंकलन के तरीके और समय पर निर्भर करता है ये। ओसीएचए कहता है 19 लाख लोगों को निकाला गया। 19 लाख? जी। रॉयटर्स 1.67 लाख से ज्यादा बताता है। गार्डियन लगभग 12 लाख कहता है, जबकि पाकिस्तान की जो एनडीएमए है और विकिपीडिया वो 2.1 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकालने की बात करते हैं। आंकड़ों में काफी अंतर है। हाँ, लेकिन ये स्पष्ट है कि लाखों लोग विस्थापित हुए। ओसीएचए के मुताबिक करीब 24,000 लोग 887 राहत शिविरों में रह रहे हैं। 51 लाख लोग प्रभावित होना, ये तो मतलब कल्पना करना भी मुश्किल है। वाकई। और खेती का नुकसान यहाँ और भी ज्यादा है। 10.5 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन बाढ़ की चपेट में आ गई। 10.5 लाख एकड़? जी। गार्डियन की रिपोर्ट में एक किसान का बहुत ही दर्दनाक बयान है। वो कहता है सब कुछ चला गया। ये उन लाखों किसानों के बेबसी को दिखाता है जिनकी पूरी की पूरी आजीविका ही तबाह हो गई। यहाँ भी कोई महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल प्रभावित हुआ, जैसे भारत में करतारपुर कॉरिडोर के पास चौकी डूबी। हाँ, यहाँ नरोवाल में सिखों का जो प्रमुख तीर्थ स्थल है करतारपुर साहिब गुरुद्वारा, उसका निचला हिस्सा ग्राउंड फ्लोर पानी में डूब गया। ओह, ये तो बहुत दुखद है। और ओसीए की रिपोर्ट एक और गंभीर बात बताती है। कुछ गांवों में पानी 10 मीटर तक गहरा था। 10 मीटर यानी लगभग 30 फुट। हाँ, सोचिए ऐसी स्थिति में वहां पहुंचना, लोगों की मदद करना कितना मुश्किल रहा होगा। सही बात है। और ऊपर से पानी से होने वाली बीमारियों का खतरा भी बढ़ रहा है। और ये सब पंजाब तक ही सीमित नहीं था, है ना? पाकिस्तान के और हिस्से भी प्रभावित हुए। तो को भी प्रभावित किया है, जैसे खैबर पख्तूनख्वा और सिंध। अगर पूरे पाकिस्तान की बात करें तो एनडीएमए उनकी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के 5 सितंबर तक के आंकड़े देखें तो देश भर में लगभग 900 मौतें, 1100 से ज़्यादा घायल, 21 लाख से ज़्यादा विस्थापित और हज़ारों घर और पशुधन का नुकसान हुआ है। 900 मौतें पूरे पाकिस्तान में? जी, तो ये स्पष्ट रूप से एक राष्ट्रीय स्तर की आपदा है। इतनी बड़ी तबाही के बाद अब राहत और बचाव कार्यों पर आते हैं। पहले भारत की बात करते हैं। वहां कैसे काम हुआ? यहाँ बचाव कार्य में एक तरह की गजब की एकजुटता देखने को मिली। स्थानीय लोग तो थे ही, साथ में खालसा एड, ग्लोबल सिख जैसे कई एनजीओज, प्रवासी भारतीय, जानी मानी हस्तियां और सरकारी एजेंसियां जैसे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना, बीएसएफ सब मिलकर काम कर रहे थे। अच्छा। सेना ने तो गुरदासपुर में हेलीकॉप्टर से 27 लोगों को एयरलिफ्ट भी किया। जी। इन सारी कोशिशों से कुल मिलाकर 11,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। और एक नई चीज जो इस बार देखने को मिली वो ये कि दूर दराज के जो इलाके थे वहां दवाएं और भोजन पहुंचाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। ड्रोन का इस्तेमाल? वाह। हाँ, ये काफी महत्वपूर्ण रहा होगा उन इलाकों के लिए जहां पहुंचना मुश्किल था। सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए गए? सरकार भी सक्रिय दिखी। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हवाई सर्वे किया, विशेष गिरदावरी का आदेश दिया। ये गिरदावरी क्या होती है? ये नुकसान के विस्तृत सरकारी आकलन की प्रक्रिया होती है। फसल वगैरह का कितना नुकसान हुआ, घरों का कितना हुआ, वो सब। अच्छा। और उन्होंने पूरे मुआवजे का वादा भी किया है। पूरे राज्य को बाढ़ प्रभावित घोषित कर दिया गया। राजनीतिक दल भी मदद करते दिखे। आम आदमी पार्टी की युवा और महिला विंग ने भोजन और जरूरी सामान बांटा। यानी एक मिला-जुला प्रयास रहा। जी, वहां भी बड़े पैमाने पर बचाव और निकासी अभियान चलाए गए। एक अच्छी बात ये रही कि भारत से जो बाढ़ की चेतावनी मिली थी और जो उनके अपने स्थानीय मौसम पूर्वानुमान थे, उनके आधार पर पहले ही 1.5 से 2 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया था। ओह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। इससे जानें बची होंगी। हाँ, शायद इससे काफी जानें बचाने में मदद मिली। मुख्यमंत्री मरियम नवाज शरीफ ने कई जिलों में सेना की मदद से बड़े बचाव अभियान का आदेश दिया। रेस्क्यू 1122, जो उनकी प्रमुख आपातकालीन सेवा है, और प्रांतीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण पीडीएमए, वो भी पूरी तरह से सक्रिय रहे। क्या वहाँ सरकारी स्तर पर कोई आत्ममंथन कोई समीक्षा जैसी बात भी हुई? हाँ, ये एक दिलचस्प पहलू है। पंजाब विधानसभा में इस पर बहस हुई, जहाँ एक तरफ सिंचाई मंत्री अपने विभाग का बचाव कर रहे थे,
वहीं स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान, उन्होंने काफी आलोचना की किसकी आलोचना? सरकार की। उन्होंने कहा कि पिछली बाढ़ों से, जैसे 2015 और 2018 की बाढ़ से, कोई सबक नहीं लिया गया, एक व्यापक बाढ़ कार्य योजना लागू नहीं की गई। उन्होंने यहाँ तक कहा कि ऐसा लगता है हम बस एक बाढ़ के बाद दूसरी बाढ़ का इंतजार करते रहे। अरे, ये तो काफी सीधी आलोचना है। जी, और उन्होंने इस मामले की जांच के लिए एक संसदीय समिति बनाने की भी मांग की। ये दिखाता है कि सिस्टम के अंदर से भी सवाल उठ रहे हैं तैयारियों को लेकर। अंतर्राष्ट्रीय मदद का क्या हाल है पाकिस्तान में? क्या मदद पहुंच रही है? ओछे की रिपोर्ट बताती है कि अल खिदमत फाउंडेशन और ईदी फाउंडेशन जैसे जो वहाँ के स्थानीय एनजीओज हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं जमीनी स्तर पर। अच्छा। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियां और अंतर्राष्ट्रीय एनजीओज भी मदद कर रहे हैं, दवाएं दे रहे हैं, वॉश किट्स मतलब साफ पानी, सफाई और स्वच्छता से जुड़ी सामग्री, वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन। ओके। एक बहुत बड़ी चिंता जताई है, क्या? फंड की भारी कमी। उनके मुताबिक जो मौजूदा फंड थे वो लगभग खत्म हो चुके हैं और तत्काल मतलब फौरन और ज्यादा पैसों की जरूरत है ताकि सबसे जरूरी मदद पहुंचाई जा सके। किस तरह की मदद? जैसे स्वास्थ्य सेवाएं, लोगों के लिए अस्थायी आश्रय और सबसे जरूरी लोगों को वापस अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद करना, यानी आजीविका सहायता। तो फंड की कमी एक बड़ी चुनौती है। बहुत बड़े। इस पूरी त्रासदी में राजनीतिक पहलू भी सामने आए हैं, खासकर सीमा पार तनाव के रूप में। हाँ, जैसा हमने पहले जिक्र किया था, पाकिस्तानी स्रोतों में भारत द्वारा बांध का पानी छोड़े जाने को बाढ़ का एक प्रमुख कारण बताया जा रहा है। डॉन अखबार की रिपोर्ट में तो विधानसभा स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान द्वारा भारत पर जल आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के उल्लंघन जैसे मतलब काफी गंभीर आरोप लगाने का भी उल्लेख है। जन आतंकवाद, ये तो बहुत बड़ा आरोप है। जी, हम यहाँ फिर स्पष्ट कर दें कि हम सिर्फ इन आरोपों को रिपोर्ट कर रहे हैं, जैसा स्रोतों में कहा गया है। इनकी सत्यता पर हम कोई निर्णय नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल। और भारत के अंदर भी राजनीतिक खींचतान चल रही थी। हाँ, बिल्कुल। भारत में आम आदमी पार्टी और भाजपा दोनों ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की उस समय मलेशिया यात्रा की काफी आलोचना की, जब पंजाब में बाढ़ आई हुई थी। अच्छा, क्या तर्क था उनका? उनका कहना था कि जब पंजाब, जहां कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है, और हिमाचल प्रदेश, जहां कांग्रेस की सरकार है, दोनों राज्य बाढ़ से जूझ रहे थे, तब एक प्रमुख विपक्षी नेता विदेश में थे। ये असंवेदनशीलता दिखाता है। तो कांग्रेस ने इसका क्या जवाब दिया? कांग्रेस ने बचाव करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के दौरे में भी देरी हुई और केंद्र सरकार से पंजाब को पर्याप्त और समय पर मदद नहीं मिली। अच्छा। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या छुट्टी लेना कोई अपराध है, और आरोप लगाया कि भाजपा जो है वो मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इसे मुद्दा बना रही है। तो मतलब आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। जी, ये दिखाता है कि संकट के समय में भी राजनीतिक दल कैसे एक दूसरे पर निशाना साधते हैं। हाँ, हम फिर से ये स्पष्ट कर दें कि हम केवल विभिन्न दलों के दावों और प्रतिदावों को बता रहे हैं। जी, और ये पाकिस्तानी पंजाब विधानसभा की बहस के साथ मिलकर ये दिखाता है कि आपदा प्रबंधन और प्रतिक्रिया ये अक्सर राजनीतिक बहस का हिस्सा बन जाते हैं। बिल्कुल। इस पूरी नदी आधारित बाढ़ की कहानी के साथ एक और जुड़ा हुआ मुद्दा है जिस पर हमारा एक स्रोत thenews.com का एक लेख ध्यान दिलाता है। कौन सा मुद्दा? वो है शहरी बाढ़ का, खासकर पाकिस्तानी पंजाब के शहरों में। ये सिर्फ एक ग्रामीण समस्या नहीं रह गई है अब। शहरी बाढ़ ये कैसे अलग है जो नदियों वाली बाढ़ से? देखिए, समस्या ये है कि शहर बहुत तेजी से फैल रहे हैं, हर तरफ कंक्रीट ही कंक्रीट है, तो बारिश का पानी जमीन में सोखने की जगह ही नहीं बचती। हाँ, ये तो है। और जो पुराने सीवरेज और ड्रेनेज सिस्टम है, वो अक्सर बारिश के पानी और गंदे पानी दोनों के लिए होते हैं। भारी बारिश में वो जवाब दे जाते हैं, ओवरफ्लो हो जाते हैं। नतीजा, सड़कें नदियों में बदल जाती हैं, घंटों ट्रैफिक जैम, दुकानें बंद, कारोबार ठप और लोगों को भारी परेशानी। लाहौर जैसे शहरों में ये एक पुरानी समस्या बन गई है। तो क्या इसका कोई समाधान खोजा गया है? हाँ, और यहीं पर ये लेख एक दिलचस्प समाधान की बात करता है। वो है भूमिगत तूफानी पानी भंडारण टैंक, अंडरग्राउंड स्टॉर्म वाटर स्टोरेज टैंक्स। जी, ये क्या चीज है? आसान भाषा में कहें तो जमीन के नीचे बड़े बड़े टैंक बना देना, और जब भारी बारिश हो तो उसका पानी इन टैंकों में जमा कर लेना। इसकी शुरुआत लाहौर की जो जल और स्वच्छता एजेंसी है, वासा, उसने 2019 में की थी। ये सुनने में तो काफी अनोखा लग रहा है। क्या ये कारगर है? काम करता है ये? लेख के अनुसार इसके नतीजे काफी अच्छे रहे हैं।
लाहौर और फैसलाबाद जैसी जगहों पर जहां ये टैंक बने हैं, वहां जो बाढ़ संभावित इलाके थे वो अब काफी हद तक सुरक्षित हो गए हैं। अच्छा। कारोबार जारी रहता है, लोगों को परेशानी कम होती है और सबसे अच्छी बात यह है कि जो पानी जमा किया जाता है उसे बर्बाद नहीं करते। तो उसका क्या करते हैं? उसे सिंचाई के लिए इस्तेमाल करते हैं, पार्कों को हरा भरा रखने के लिए और यहाँ तक कि भूजल स्तर को रिचार्ज करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है। वाह। कुछ जगहों पर तो इन टैंकों की छतों पर पार्क बना दिए गए हैं। अरे वाह, ये तो मल्टीपर्पज हो गया। जी, और पंजाब म्यूनिसिपल डेवलपमेंट फंड कंपनी PMDFC विश्व बैंक की मदद से और भी शहरों में ऐसे टैंक बना रही है, जैसे बुरेवाला, वेहारी वगैरह। ये तो वाकई एक स्थायी समाधान जैसा लगता है शहरी बाढ़ के लिए। लेख में और क्या सुझाव दिए गए इसके अलावा? लेख कुछ और बातें भी सुझाता है, जैसे ऐसे और टैंक बनाए जाएं, इमारतों के लिए छत पर बारिश का पानी जमा करना यानी रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इसे अनिवार्य किया जाए। हरित बुनियादी ढांचे को अपनाया जाए, जैसे कि पारगम में फुटपाथ, मतलब ऐसे फुटपाथ जो पानी सोख सकें, और रेन गार्डन बनाए जाएं। ओके। जमा किए गए पानी के दोबारा इस्तेमाल को और बढ़ावा दिया जाए और सबसे जरूरी लोगों की भागीदारी कि लोग नालियों में कचरा ना फेंकें ताकि वो जाम ना हो। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। जलवायु परिवर्तन के दौर में ऐसे उपाय और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि 2025 के ये पंजाब बाढ़ सीमा के दोनों ओर कितनी भयानक रही है। जी, कारण जटिल हैं, भारी मानसून तो है ही, बांध प्रबंधन पर भी सवाल हैं और शायद जैसा आपने कहा जलवायु परिवर्तन की भी भूमिका है इसमें। बिल्कुल। मानवीय और आर्थिक नुकसान बहुत बड़ा है, जिसका पूरा अंदाजा शायद अभी लगना बाकी है। राहत कार्य बड़े पैमाने पर चल रहे हैं। ये अच्छी बात है कि स्थानीय लोगों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां तक इसमें शामिल हैं। हाँ, लेकिन चुनौतियां भी उतनी ही बड़ी हैं। जैसा हमने देखा, पाकिस्तान में फंड की कमी एक बहुत बड़ी बाधा बनी हुई है। दूर दराज के इलाकों तक पहुंचना मुश्किल है और संकट के बीच ये राजनीतिक खींचतान भी जारी है। और ये शहरी बाढ़ वाला मुद्दा और उसके लिए ये भूमिगत टैंक जैसे समाधान, ये हमें याद दिलाते हैं कि हमें सिर्फ नदियों पर ही नहीं बल्कि शहरों में पानी के प्रबंधन पर भी नए सिरे से सोचने की जरूरत है। हाँ, बिल्कुल। ये जो अनियोजित विकास हो रहा है और मौसम का पैटर्न बदल रहा है, उससे निपटने के लिए ये बहुत जरूरी है। ये पूरी स्थिति हमें दिखाती है कि नदियां, जलवायु, विकास और सीमा पार संबंध, ये सब कितने जटिल रूप से आपस में जुड़े हुए हैं। जी, और इन सारे आंकड़ों और विश्लेषणों के पीछे लाखों लोगों की जिंदगी की कहानियां हैं। उनका दुख, उनका नुकसान, उनका अनिश्चित भविष्य। हाँ, ये घटना हमें एक बार फिर आपदा तैयारी के महत्व, बेहतर जल प्रबंधन की जरूरत और स्थायी समाधानों की तलाश की याद दिलाती है। बिल्कुल। और अंत में हम एक सवाल शायद श्रोताओं के लिए छोड़ सकते हैं सोचने को, हाँ, जरूर। कि ये जो बाढ़ें बार बार आ रही हैं, हमारी साझा नदी प्रणालियां हैं, जलवायु परिवर्तन का असर बढ़ रहा है, इन सब को देखते हुए भविष्य में ऐसी आपदाओं से बेहतर ढंग से निपटने के लिए किस तरह के दीर्घकालिक सहयोग की जरूरत है, शायद सीमा पार सहयोग की भी। ऐसा सहयोग जो सिर्फ तात्कालिक राहत और राजनीतिक दोषारोपण से आगे बढ़कर हो, जो इस साझा चुनौती का एक स्थायी समाधान खोजने पर केंद्रित हो। ये वाकई सोचने वाली बात है। दीर्घकालिक सीमा पार समाधान, तात्कालिक राजनीति से ऊपर उठकर। जी, इस पर सोचने की जरूरत है।